हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शैलजा गोयल फ्रॉम गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट और एएस और एडी अप्रोच। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट हमने डिस्कस किया था एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट। उसी चैप्टर को, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अनदर चैप्टर इन योर बुक, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट और एडी एंड एएस अप्रोच। देखिए ये क्या है। सबसे पहले आप लोगों को एडी का मीनिंग समझना है, जो हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट। नहीं समझ में आया तो वो वीडियो आप जाके चेक कीजिए। तो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ एग्रीगेट डिमांड क्या है। एग्रीगेट डिमांड क्या है कि इकॉनमी में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, वो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसको लेके कितनी डिमांड करते हैं। बेसिकली हम एग्रीगेट डिमांड को बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड का मतलब क्या है कि हम चाहते हैं कि आपकी डिमांड कितनी हो इकॉनमी में, तो एग्रीगेट डिमांड को हम बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। एक इकॉनमी कितना एक्सपेक्ट करती है आप लोगों से कि आप कितनी डिमांड करो, दैट इज कॉल्ड एडी। तो वो कितना एक्सपेक्ट करती है, जितना इकॉनमी की कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। इट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या है, इफेक्टिव आउटपुट। जितनी इकॉनमी की कैपेसिटी है, कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, विद गिवन रिसोर्सेज। तो जितना हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको फुली और इफ़ेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करके हम जितनी गुड्स एंड सर्विसेज इकॉनमी में प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एएस। तो एएस मीन्स आउटपुट। तो हम चाहते हैं कि हम जितना प्रोड्यूस करते हैं उतनी ही आप लोग डिमांड करो, तभी हमारी इकॉनमी में इक्विलिब्रियम लेवल आएगा। मीन्स हमारी जितनी कैपेसिटी है दैट इज़ एएस, उतना ही अगर आप डिमांड करते हो तो उसको हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव डिमांड। तो इस सिचुएशन में क्या आ जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स क्या आ जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर मैंने वर्ड फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों यूज़ किया, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जितने हमारी इकॉनमी के पास रिसोर्सेज थे टू प्रोड्यूस वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, उन रिसोर्सेज को फुली एम्प्लॉय करके, उन रिसोर्सेज को पूरा लगाकर जितनी हमने चीज़ें बनाई उतनी ही आप लोग डिमांड कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। समझ में आ रही है बात। जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अब अगर इससे ज़्यादा आप डिमांड करते हो तो हम इससे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस लेवल पर हमने अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर लिया। तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जितनी हमारी कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज उतनी ही आप लोग डिमांड करो, तभी इकॉनमी में इक्विलिब्रियम लेवल आएगा। इक्विलिब्रियम लेवल के साथ साथ फुल एम्प्लॉयमेंट आएगी। क्लियर है। और जितना हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, इसके लिए एक अनदर वर्ड है आपकी बुक में, दैट इज एक्स एंटे डिमांड। जो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज डिजायर्ड लेवल ऑफ डिमांड, एक्स एंटे। क्लियर है। एक्स एंटे का मीनिंग ही होता है डिजायर्ड, जो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। अब होता क्या है, कई बार ज़रूरी नहीं है कि हम जितना आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप उतनी ही डिमांड करो। अगर आप उससे कम या उससे ज़्यादा डिमांड करते हो तो उसके लिए हमारे पास वर्ड है एक्सपोज्ड। क्या है, एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड को क्या बोलते हैं, एक्चुअल। एक्चुअल, एक्सपोज्ड डिमांड मीन्स एक्चुअल डिमांड, जितना आप करते हो। क्लियर। तो ये एग्जाम में डेफिनेशन आ जाती है। एक्स एंटे का मीनिंग क्या है, एक्स एंटे डिमांड का मीनिंग क्या है, तो आप बोलोगे डिजायर्ड लेवल ऑफ डिमांड। एक्स पोस्ट डिमांड का मीनिंग क्या है, एक्चुअल लेवल ऑफ डिमांड, एक्चुअल में आपने कितनी डिमांड की।
तो ये चीज़ थोड़ा सा मुझे आपको समझाना था कि हम यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, इसमें क्या है कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको फुली एम्प्लॉय करके जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर एक अनदर क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन क्या है, डज फुल एम्प्लॉयमेंट मीन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट? क्या फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि इकॉनमी में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है? तो आपका आंसर आएगा नो, इट डजंट मीन कि इकॉनमी में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन दैट एन इकॉनमी हैज़ नो अनएम्प्लॉयमेंट। इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। तो इसके लिए पहले आपको फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग समझना है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, पीपल हु नीड वर्क आर गेटिंग वर्क। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिल रहा है। इट डजेंट मीन कि इकॉनमी में ज़ीरो लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में भी वो कौन सी आएगी, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहते, उनको काम तो मिल रहा है लेकिन उनके बहुत सारे रीजंस होते हैं कि जो एग्जिस्टिंग वेज रेट है वो हमें कम लग रहा है, या हमारे लिए वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, या हमें कोई दूसरे शहर में काम मिल रहा है हम वहाँ पर नहीं जा सकते। लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर हम इसको बोलते हैं। वट एवर रीज़न कोई भी हो सकता है, मीन्स आप अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहते। तो इकॉनमी में ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको हम बोलते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, कि ये तो नेचुरल है, ये अनएम्प्लॉयमेंट तो आएगी ही आएगी। कौन सी, वॉलंटरी। एक अनएम्प्लॉयमेंट क्या आ सकती है, फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसमें क्या होता है कि आपने एक जॉब छोड़ दी, एक नौकरी जो थी, एक किसी कंपनी में आप काम कर रहे थे, वो नौकरी आपने छोड़ दी, अभी दूसरी आपको नहीं मिली, कुछ टाइम लग गया, महीना लग गया, 2 महीने लगे, तो जब तक आपको काम नहीं मिल रहा, वो जो टाइम लैग है, जो बीच में टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के लिए जब आप बेरोजगार हो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये दोनों क्या है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आप बोलोगे नहीं। फुल एम्प्लॉयमेंट का पहले तो मीनिंग लोगे, आप लिखोगे एग्जाम में कि जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिल रहा है, आर गेटिंग वर्क, कोई भी वेज रेट हो वो काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी कौन सी, नेचुरल। नेचुरल भी हम क्या ले सकते हैं, वॉलंटरी और फ्रिक्शन। क्लियर है? चलिए, ये तो हो गया एक जर्नल, यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन कर लिया हमने जर्नल कि फुल एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। अब हम ये एएस और एडी अप्रोच करने जा रहे हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर मैंने एक टेबल बना रखा है। टेबल में आप लोग देख रहे होंगे, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट। आपको पता है, पहले तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो एग्रीगेट डिमांड है ये किसके इक्वल है। एग्रीगेट डिमांड मीन्स आप लोग जो डिमांड करते हो, आपकी जो गिवन इनकम है उससे जो आप डिमांड करते हो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हो, सी प्लस आई। सी मीन्स या तो आप अपनी इनकम को, एग्रीगेट डिमांड आप किससे करते हो, इनकम से, आप अपनी इनकम से ही करोगे ना। जो भी आप डिमांड कर रहे हो इकॉनमी में उसका डायरेक्ट लिंक किसके साथ है, इनकम के साथ। तो इनकम को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हो, सी प्लस आई। आपके लिए ये आपकी तरफ से है, कंज्यूमर की तरफ से है। कैसे करते हो, या तो आप कंज्यूम कर लेते हो, कंजम्पशन किसके ऊपर, कंज्यूमर गुड्स के ऊपर, आप उनको परचेज कर लेते हो, आप खर्च कर देते हो पैसे, जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बाकी का जो पैसा बच गया वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट किस में होती है, कैपिटल गुड्स में, क्योंकि एक इकॉनमी में जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उस इकॉनमी की उतनी ज़्यादा ग्रोथ होती है। ये चीज़ें हमें पता है। तो आई मतलब इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर, कैपिटल गुड्स के ऊपर।
तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब भी आप किसी भी टाइप का एक्सपेंडिचर करते हो, चाहे तो कैपिटल गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करो, चाहे आप कंज्यूमर गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करो, अल्टीमेटली आप डिमांड कर रहे हो, डिमांड इकॉनमी में कर रहे हो। तो ये आपकी मिलके क्या बन जाती है, एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सी प्लस आई। इतनी चीज़ क्लियर है। अब अनदर हमारा पास कंसेप्ट आता है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या है, आउटपुट। जितना प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, जितना वो प्रोड्यूस करके सेल करेगा, उतनी उसको क्या होगी, इनकम होगी। क्लियर है। अब अगर इनकम की बात हो रही है, यहाँ पर भी इनकम की बात हुई थी, लेकिन वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हुई थी कि आप अपनी इनकम को कहाँ डिवाइड करते हो। आप अपनी इनकम को कंज्यूमर गुड्स के ऊपर या कैपिटल गुड्स के ऊपर डिवाइड कर देते हो। अब एएस मतलब हमने एग्रीगेट सप्लाई की इकॉनमी में, हमने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की, हमने आउटपुट तैयार की और उसको मार्केट में बेचा, तो ये होगी हमारी इनकम। अब प्रोड्यूसर को जब इनकम होती है तो ये इनकम डिवाइड कर देता है, किसको दे देता है, जितने भी उसने फैक्टर सर्विसेज यूज़ की थी उनको दे देता है, उनके काम के बदले में उनको कंपनसेट कर देता है। तो जब आउटपुट है, उसने प्रोड्यूस किया, उसको इनकम हुई, उसने ये पैसा किसको दे दिया, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे उनको दे दिया, तो उनको ये क्या होगी, अनदर इनकम। अब आप अपनी इनकम को किस तरीके से यूज़ करोगे, या तो कंज्यूम करोगे या क्या कर सकते हो, आप सेव कर सकते हो। क्लियर है। अब आपने सेविंग की, तो हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सेविंग आप घर पर ना करो। हम चाहते हैं कि जो पैसा आपने सेव किया आप उसको इकॉनमी में इन्वेस्ट कर दो। तो हम चाहते हैं कि आपकी जितनी भी सेविंग है वो कहाँ पर जाए, इन्वेस्टमेंट में। एस मस्ट बी इक्वल टू आई, ये होना चाहिए। और ये यहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, अभी देखिए हम कहते हैं कि इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड के क्या कंपोनेंट किए थे, सी प्लस आई। एग्रीगेट सप्लाई के क्या कंपोनेंट किए हैं, सी प्लस एस। तो ये क्या बन गया, आई इज इक्वल टू एस अप्रोच। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जब भी एस इज इक्वल टू ए डी होगा, उसी के साथ आई इज इक्वल टू क्या होगा, एस। ए डी एग्रीगेट डिमांड, डिमांड किसकी कर रहे हो आप, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स की, तो यहाँ से हमने आई उठाया, कैपिटल गुड्स। एग्रीगेट सप्लाई सी प्लस एस, कंजम्पशन कंजम्पशन यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, तो एस मस्ट बी इक्वल टू आई। और यही चीज़ हम टेबल में देखने जा रहे हैं। देखिए टेबल में क्या लिखा हुआ है, ये हमारा इनकम है, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। इनकम जब आपकी ज़ीरो है तब भी आप कंज्यूम कर रहे हो। कितना कंजम्पशन है आपका, 40। ये आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है, आपने इससे पहले वाले चैप्टर में किया हुआ है कि ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे आप जो भी डिमांड करते हो उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और ऑटोनॉमस कंजम्पशन को हम सी बार से डिनोट करते हैं, मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। और ये आप कहाँ से करोगे, अब इनकम तो है नहीं, आप फिर भी डिमांड कर रहे हो कितनी, 40 यूनिट्स की, तो ये आप कहाँ से कंज्यूम करोगे, ऑब्वियसली कोई आपकी पास्ट सेविंग होगी, कुछ भी होगा, आप वहाँ से कर रहे हो। चलिए अब इनकम आपकी आ गई 100, इनकम हो गई। अब आपकी कंजम्पशन कितनी है, 120। इनकम 200, कंजम्पशन 200, इनकम 300, कंजम्पशन 280, इनकम 400, कंजम्पशन 360, इनकम 500, कंजम्पशन 440। तो ये आपको दिख रहा है। अब आई क्या ले रहे हैं हम, आई ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये चार्ट हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में भी अच्छे तरीके से किया हुआ है। आई क्या है हमारा, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। मतलब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ये मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो इकॉनमी में रहेगा, जो सरकार कर रही है, मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम कांस्टेंट मानते हैं। अगर हम सी प्लस आई कर देते हैं, सी प्लस आई कर देते हैं तो क्या बन जाता है, एग्रीगेट डिमांड। तो ये यहाँ पर मैंने एग्रीगेट डिमांड बनाया है, कैसे, सी प्लस आई करके। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं
सी प्लस आई, तो ये क्या बन गया एग्रीगेट डिमांड। देखिए कितना है 40 प्लस 40 दैट इज 80, 120 प्लस 40 160, 200 प्लस 40 240, 280 प्लस 40 320, सो ऑन। तो ये चल रहा है हमारा। अब उसके बाद आप देख रहे होगे मैंने सेविंग का कॉलम बनाया है। एस मीन्स सेविंग। सेविंग कैसे निकलती है? इनकम को अगेन आप दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? आपकी जो इनकम है उसको या तो आप कंज्यूम कर रहे हो, आपको इनकम कहाँ से हुई? जो आपने फैक्टर सर्विसेज दी है ना प्रोड्यूसर्स को, तो आप अपनी इनकम को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो वाई में से, इनकम में से अगर हम कंजम्पशन माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है? सेविंग। तो वाई में से अब हमने यहाँ पर सी माइनस किया, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, वाई में से सी माइनस किया तो सेविंग आ गई। इनकम 0 है, कंजम्पशन आप कर रहे हो मिनिमम 40, मैंने अभी बोला था स्टार्टिंग में, कहाँ से कर रहे हो? अपनी पास्ट सेविंग में से, तो सेविंग का जो लेवल है वो कम हो गया -40। इनकम 100 है, कंजम्पशन आप फिर भी कर रहे हो 120, तो 100 तक तो ठीक है, 20 कहाँ से ले रहे हो? सेविंग से, सेविंग -20। इनकम 100 है, कंजम्पशन 200 है, कंजम्पशन भी 200 है, तो सेविंग क्या आ गई? 0। उसके बाद से देखिए क्या हो गया, इनकम लेवल ज़्यादा है, कंजम्पशन कम है, तो आपकी सेविंग पॉजिटिव में आ रही है। चलिए अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर एएस लिया है। एएस का मैंने क्या बताया था? एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब सी प्लस एस कीजिए, ये रहा सी, ये रहा एस, सी प्लस एस, तो +40 -40, एएस क्या आ गया? 0। 120 प्लस -20, तो ये क्या आ गया? 100। 200 प्लस 0 200, तो बेसिकली मैंने अभी क्या बताया था? एएस इज इक्वल टू वाई, तो जो आपकी वाई है वही क्या आ जाती है? एएस। अदरवाइज हम एएस को कैसे लिख सकते हैं? सी प्लस एस। तो ये दोनों तरीक़ों से मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। अब बारी आती है रिमार्क्स की, जहाँ से आपको समझना है। ये टेबल तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया हुआ है। रिमार्क्स देखते हैं क्या है। चलिए रिमार्क्स देखिए, यहाँ पर क्या है, ये आपका एडी है 80, ये है एएस 0, तो यहाँ पर क्या है? एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। हमने अभी क्या किया था? एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। अगर ये होगा तो I इज इक्वल टू क्या होगा? S। ये दो चीज़ें अब हमने टेबल में करनी है। अभी यहाँ पर क्या है? AD ग्रेटर देन AS। यहाँ पर भी क्या है? AD ग्रेटर देन AS। उसके बाद 240 200, AD ग्रेटर देन AS। 320 300, अगेन एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। नाउ 400 400, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। नेक्स्ट 480 500, एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। अभी मैंने क्या बोला था? जब AS इज इक्वल टू AD होता है तब S इज इक्वल टू I होता है। अब S इज इक्वल टू I के रिमार्क्स करें। चलिए अनदर रिमार्क्स का कॉलम बनाया, तो अब हम सिर्फ S और I अप्रोच लेंगे। ये S और I अप्रोच ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में क्या है? I ग्रेटर देन S, I ग्रेटर देन S। यहाँ पर भी 40 है, ये -20 है। I ग्रेटर देन S, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 0 है। अगेन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग, यहाँ पर 40 है 20 है। अगेन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग। 40 40, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। अगेन ये 40 है, ये 60 है। इन्वेस्टमेंट लेस देन सेविंग। बड़े अच्छे से अगर आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब AD इज इक्वल टू AS है तब I इज इक्वल टू S है, और जब तक
AD ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है तब तक I ग्रेटर देन सेविंग है। इस चीज़ को समझो, लॉजिकल वे में समझो। एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड मीन्स आप डिमांड ज़्यादा कर रहे हो, किससे? आउटपुट से। तो जब आपकी डिमांड ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, इट मीन्स आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हो, और सप्लाई आउटपुट कम है, इट मीन्स आप सेविंग कम कर रहे हो। तब तक आई ग्रेटर देन क्या होगा? एस होगा। और जब अगर हम इस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि आप डिमांड कम कर रहे हो, डिमांड कम किसकी कर रहे हो? अगर हम इन्वेस्टमेंट को लेकर सोचें तो कैपिटल गुड्स की डिमांड कम कर रहे हो। डिमांड कम करने का मतलब आप उस पैसे का क्या कर रहे हो? आप उस पैसे को सेव कर रहे हो। समझ में आ रही है? जब तक आपकी डिमांड ज़्यादा है, इट मीन्स आप खर्च ज़्यादा कर रहे हो और सेविंग कम कर रहे हो। और जब आपकी डिमांड कम है, इट मीन्स आप खर्च कम कर रहे हो और सेविंग ज़्यादा कर रहे हो। सिंपल। तो यही चीज़ यहाँ पर निकल के आई है। अगर एग्रीगेट डिमांड, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि अगर एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है तब आई और एस का क्या होगा? ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा है, इट मीन्स आप खर्च ज़्यादा कर रहे हो। हम चाहते हैं कि आप कैपिटल गुड्स के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करो, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इट मीन्स आपकी सेविंग कम है। अनदर क्वेश्चन क्या आ जाता है एग्जाम में कि अगर आप एग्रीगेट डिमांड कम कर रहे हो इकोनॉमी में, व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि आप इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हो और सेविंग ज़्यादा कर रहे हो। क्लियर हुआ आपको स्टूडेंट्स? ये टेबल से समझ में आया आपको, है ना? तो ये मैंने रिमार्क्स बनाए थे, ये आपको अच्छे से टेबल समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी पहले तो डायग्राम बनाते हैं, फिर मैं आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताऊंगी। चलिए डायग्राम देखिए क्या है। ये दो पार्ट में डायग्राम बनाएंगे हम। मुझे 1 मिनट इसको भी रब करना है। देखिए क्या है, ये आपकी वाई लाइन जिसको हम एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं, ये आपका है एग्रीगेट डिमांड। तो ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल है। क्या है यहाँ पर? AD इज इक्वल टू AS। तो जब AD इज इक्वल टू AS है, तब मैंने आपको क्या बताया? तब S इज इक्वल टू क्या है? I। तो I हमारा ऑटोनॉमस है, कांस्टेंट लेवल पे जा रहा है, तो I हम क्या बनाएंगे? हॉरिजॉन्टल। सेविंग की लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी? माइनस से स्टार्ट होगी, क्योंकि सेविंग माइनस से स्टार्ट हो रही है। -40 -20 0। तो ये हमारी आ गई, ये हम OX लिख दें, ठीक है? तो ये हमारी है आई लाइन। अब हम कर रहे हैं सेविंग, यहाँ पर आ गई सेविंग, सॉरी 1 मिनट, ये हम बना रहे हैं जी। चलिए, तो यहाँ पर आ गई हमारी ये सेविंग लाइन है, यहाँ पर सेविंग माइनस में है, यहाँ पर सेविंग 0 है, और यहाँ पर सेविंग क्या होगी? इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ गई। ये चीज़ें तो हमने फर्स्ट चैप्टर में कर ली थी। क्या किया था कि जब AD इज इक्वल टू AS होगा तब S इज इक्वल टू क्या है? I। ये आप अच्छे से डायग्राम में देख रहे होंगे। क्लियर है? अब उसके बाद देखिए क्या है, मैंने अभी क्या बताया कि जब तक AD ग्रेटर देन AS है, ये AD है, ये लाइन, ये क्या पड़ी है हमारी? AS। तो ये देखिए AD, ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या है? AD ग्रेटर देन AS। ये मैंने यहाँ पर लिखा है AD ग्रेटर देन AS। तो जब तक AD ग्रेटर देन AS है तब तक क्या है? I ग्रेटर देन S। ये पढ़ा है ना? I ग्रेटर देन S, ये वाला पोर्शन, I ग्रेटर देन S। और जब AD इज इक्वल टू AS है तो S इज इक्वल टू I हमने किया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो गया? AS ग्रेटर देन AD हो गया, मतलब AD लेस देन AS। AD नीचे आ गया, AS ऊपर चला गया, तो उस पॉइंट पे क्या है? I लेस देन S। अब आप देख रहे होगे कि सेविंग ज़्यादा हो गई I से, ये चीज़। तो ये आप डायग्राम में भी बना के दिखाओगे।
डायग्राम अच्छे से बन गई। अब हम कर रहे हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है तब हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल आएगा, कौन सा, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तब क्या होगा, चलिए तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ये डायग्राम बना रहने देते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि अगर इकॉनमी में एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, पहले ये टॉपिक कर लेते हैं, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, मीन्स आप डिमांड कम कर रहे हो, हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, शॉर्ट रन की बात हो रही है। इट मीन्स हमारी कैपेसिटी ज़्यादा है और आप डिमांड कम कर रहे हो। अच्छा, शॉर्ट रन क्यों लिया हमने, इस चैप्टर का नाम ही है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन में हम ये अज्यूम करते हैं, यहाँ पर अजम्पशन है कि हमारा जो एएस है इज परफेक्टली इलास्टिक। हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है, जितना आप डिमांड करोगे हम अपनी सप्लाई को उतना इंक्रीज करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, हमने सप्लाई ज़्यादा कर दी, आप डिमांड कम कर रहे हो। इट मीन्स हमारा कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ गए यहाँ पर, अनडिजायर्ड स्टॉक। प्रोडक्शन हमने ज़्यादा कर दी, आप डिमांड कम कर रहे हो, आपके डिमांड कम करने से हमारा जो स्टॉक है वो पूरा मार्केट में सेल नहीं हुआ, तो हमारे पास कुछ स्टॉक बच गया जिसको हम बोलते हैं अनडिजायर्ड स्टॉक। अब आप सोचो एज अ प्रोड्यूसर, सप्लायर के नज़रिए से सोचो कि आपका जो स्टॉक है वो बच गया, पिछली बार जो आपने प्रोड्यूस किया था वो सेल नहीं हुआ, बच गया, तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्रोडक्शन करने लगोगे ज़्यादा करोगे कि पहले से कम करोगे? ऑब्वियसली पहले से हम कम प्रोडक्शन करोगे, क्यों, क्योंकि पहले का ही नहीं पूरा क्लियर हुआ स्टॉक, कुछ बच गया, तो अनडिजायर्ड स्टॉक बच गया। फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आप प्रोडक्शन क्या करोगे, कम करोगे, लो प्रोडक्शन होगी आपकी। अगर आप प्रोडक्शन कम करोगे तो ऑब्वियसली जो आपने लोगों को काम पे लगा रखा है उनको हटा दोगे, सरप्लस जो एम्प्लॉयमेंट आप उसको निकाल दोगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। बेसिकली इकॉनमी में क्या आ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट। पहले का स्टॉक नहीं क्लियर हुआ, आपने डिमांड कम कर दी, प्रोडक्शन कम होगी, बेरोजगारी होगी, तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इकॉनमी में वो क्या हो जाएगी जी, लो। सिंपल। ये है कॉन्सिक्वेंसेस किसके, जब आप डिमांड कम करते हो। अब हम इसका ऑपोजिट कर लेते हैं। अच्छा, जब ये चीज़ है एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, ये चीज़ की थी, इसके साथ ही क्या लिया था हमने, सेविंग आप ज़्यादा कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट आप कम कर रहे हो। इसका ये मतलब भी तो है, सेविंग खर्च नहीं कर रहे, सेविंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट खर्च नहीं कर रहे, तो ये दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस सेम है, एएस ग्रेटर देन एडी एंड एस ग्रेटर देन आई। क्लियर होगी ये बात। चलिए अब हम इसके ऑपोजिट कॉन्सिक्वेंसेस कर लेते हैं। क्या होगा जब हम एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा करेंगे इकॉनमी में? एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा करने का मतलब आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हो, किससे, सेविंग से। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लीजिए। डिमांड जब ज़्यादा है इट मीन्स अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, हमारा जो एएस है वो मान लेते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मोर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज़ होगा, लोगों को काम ज़्यादा मिलेगा, तो अगेन लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो हमारी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी जी, हाई। सिंपल, प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी इकॉनमी में। यही तो हम चाहते हैं कि आप डिमांड ज़्यादा करो। डिमांड ज़्यादा करने से क्या होगा, डिमांड ज़्यादा करने से क्या होगा, हम प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे।
प्रोडक्शन ज़्यादा करने से क्या होगा, हम लोगों को नौकरियां ज़्यादा देंगे, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इकॉनमी में बढ़ेगा। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से मीन्स उनको इनकम हो रही है तो वो और ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड जितनी ज़्यादा होती है इकॉनमी में उतनी ज़्यादा हमारी इकॉनमी की ग्रोथ होती है। ये चीज़ क्लियर है। तो इस चैप्टर में हम ना ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपकी सप्लाई जो है ना वो परफेक्टली इलास्टिक है, लेकिन मान लीजिए कि सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, जितना आप डिमांड करते हो हम उतना प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहे ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आप डिमांड ज़्यादा कर रहे हो, हम प्रोडक्शन उतनी कर नहीं पा रहे आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग, फिर ऑब्वियसली इकॉनमी में क्या आएगा, इन्फ्लेशन आएगा। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये टॉपिक यहीं तक था इस चैप्टर में। अब नेक्स्ट हम इसी में करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसी चैप्टर का टॉपिक है ये। चैप्टर चल रहा है हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट एएस एंड एडी अप्रोच। ये मैंने आपको बता दिया कि जब एएस और एडी होता है तो वहाँ पर एस इज इक्वल टू क्या होता है, आई। क्लियर है। चलिए अब मैं इसको थोड़ा रब कर रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, मल्टीप्लायर को जो हम के से डिनोट करते हैं, इसका मतलब क्या है कि जितना आप इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट करते हो उससे ज़्यादा फिर आपको क्या मिलती है, इनकम मिलती है। तो इनकम आपकी कई गुना हो जाती है इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट हम यही सोच के करते हैं कि जितना हम पैसा किसी एक्टिविटी में लगाएंगे उससे कहीं ज़्यादा हमें रिटर्न मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। तो बेसिकली इस कंसेप्ट का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कि इन्वेस्टमेंट कितने गुना आपकी इनकम को कर देता है। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट में चेंज करते हैं तब हमारी इनकम में भी चेंज आता है। चेंज इन इनकम, इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट में चेंज करने से जब आपकी इनकम में चेंज आता है, ऑब्वियसली बढ़ती ही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स आप लोगों को? सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है इसी में, अब ये जो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हमने कर लिया, ये कहते हैं एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड K। रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड K। MPC लास्ट चैप्टर में आपने डिस्कस किया था, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि आप अपनी इनकम का कितना पोर्शन खर्च कर रहे हो। फॉर्मूला क्या था इसका, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, कि इनकम में चेंज आने से आपकी कंजम्पशन में कितना चेंज आता है। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी कंजम्पशन कितनी बढ़ती है, अगर आपकी इनकम कम होती है तो आपकी कंजम्पशन कितनी कम होती है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड K। कहते देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, there is a direct relationship between MPC and K। डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कैसे है, इसको अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको वैसे ही करना है। देखिए क्या है, लेट आप एग्जाम्पल लोगे
चलिए पहले तो हम इसको पहले एक फॉर्मूला कर लेते हैं अनदर। इसको करने से पहले देखिए मैंने अभी क्या लिखा, K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। रिलेशनशिप दिखाना है ना आपको K और MPC का, तो पहले यहाँ से वो MPC निकालेंगे कैसे। अब आपको मैंने लास्ट अभी टॉपिक क्या करवाया था, Y इज इक्वल टू C प्लस I, ये हमने किया था। अगर इनकम में चेंज आता है तो कंजम्पशन में भी चेंज आएगा और इन्वेस्टमेंट में भी चेंज आएगा। इनकम में चेंज आने से ऑब्वियसली आप कंज्यूम भी ज़्यादा करोगे और आप इन्वेस्ट भी ज़्यादा करोगे। अब हम चेंज इन इन्वेस्टमेंट को इधर रख लेते हैं। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट क्या आता है, चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन सी, ये आता है। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने निकाला है। देखिए क्या करेंगे, चेंज इन इनकम अपॉन, ये चेंज इन आई की जगह पर हम लिखेंगे चेंज इन वाई माइनस चेंज इन कंजम्पशन, ये लिख लिया। अब हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इट बाय चेंज इन वाई। पूरे को चेंज इन वाई से डिवाइड कर दो जी, तो क्या बन जाएगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन वाई माइनस चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन वाई, ये बन गया। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन वाई का मतलब क्या है, 1। अगेन चेंज इन इनकम 1। चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई मैंने अभी क्या बताया था, MPC। तो अभी मैंने यहाँ पर क्या कंक्लूज़न निकाला, अभी हमने क्या कंक्लूज़न निकाला कि मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 माइनस MPC। तो मल्टीप्लायर के बेसिकली अब दो फॉर्मूला है। एग्ज़ाम में जैसे भी क्वेश्चन आता है आप इन दोनों में से एक चीज़ यूज़ करके निकाल लोगे। तो मल्टीप्लायर इज इक्वल टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। ये कैसे निकला फॉर्मूला, ये मैंने यहाँ पर आपको करके दिखा दिया। अब मैं क्या कह रही हूँ कि मल्टीप्लायर और MPC का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, वो कैसे है वो अब हम एक फॉर्मूला से करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, उसको देखिए। चलिए ये चीज़ समझ में आ गई अब आपको। नेक्स्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप कह रही हूँ मैं कह रही हूँ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC। वो कैसे होगा, लेट MPC 0.5, मान लीजिए MPC 0.5 है, तब मल्टीप्लायर क्या निकलता है, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगा लीजिए। 1 अपॉन 1 माइनस 0.5, मल्टीप्लायर की वैल्यू मैंने यहाँ पर 0.5 पुट कर दी है, तो ये कैसे निकलेगा 1 अपॉन 0.5 दैट इज़ 2। तो अगर MPC 0.5 है तो मल्टीप्लायर कितना निकल के आया है, 2। अब एक और लीजिए, लेट MPC इज इक्वल टू 0.8। अब मैंने MPC बढ़ा दिया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मैंने 0.5 से 0.8 कर दी। इट मीन्स अब आपको जितनी इनकम हो रही है उसका 80% आप कंज्यूम कर रहे हो। पहले 50% कंजम्पशन पे कर रहे थे, अब आप 80% कर रहे हो। अब इन मल्टीप्लायर क्या होगा, 1 अपॉन 1 माइनस MPC, 1 अपॉन 1 माइनस 0.8, 1 अपॉन 0.2, इट मीन्स 5। समझ में आया डिफरेंस। ये क्या कह रहा है कि अगर MPC कम है
तब मल्टीप्लायर भी कम है। अगर MPC ज़्यादा है तब मल्टीप्लायर भी ज़्यादा है। इट मीन्स जितना आप कंज्यूम करोगे, कंज्यूम किसके ऊपर हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं? कैपिटल गुड्स के ऊपर, इन्वेस्टमेंट। तो जितना आप इकोनॉमी में खर्च करोगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उतना ज़्यादा मल्टीप्लायर होगा। ऑब्वियसली मोर इन्वेस्टमेंट मीन्स मोर इनकम, लेस इन्वेस्टमेंट मीन्स लेस इनकम, सिंपल। तो मल्टीप्लायर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद MPC। अच्छा, अब हमने एक और क्या किया था लास्ट चैप्टर में, क्या बताया था मैंने आपको? 1 माइनस MPC मीन्स MPS। कैसे? हमने किया था MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। ये हमने कर चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो 1 माइनस MPC क्या निकल के आता है? MPS। मैंने अभी बोला कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके साथ? MPC के साथ। तो 1 माइनस MPC आ रहा है MPS। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर MPS कितना आया? 0.5। तो अगर MPS 0.5 था तो मल्टीप्लायर कितना था? 2। अब मैं इसको ना अलग से बॉक्स में डाल रही हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर MPS कितना आया? 0.2। तो अगर MPS 0.2 था तो मल्टीप्लायर कितना निकल के आया? 5। समझ में आया? MPS सेविंग कम, मल्टीप्लायर कितना आया? 2। सेविंग 0.5 है। अगर सेविंग उससे भी कम कर दी तो मल्टीप्लायर कितना आ गया? ज़्यादा। क्लियर है? तो सेविंग का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके साथ? मल्टीप्लायर के साथ। तो MPS हैज़ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ? विद मल्टीप्लायर। लेकिन MPC हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद मल्टीप्लायर। नहीं समझ में आ रहा तो मैं दोबारा लिख रही हूँ, इसको रब करके वही फिगर्स लिख रही हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने क्या लिखा? 1 माइनस MPC इज इक्वल टू MPS। MPC कितना लिया पहले मैंने एग्जाम्पल में? 0.5। तो MPS कितना आ गया? 0.5। तो जब MPC 0.5 था या MPS 0.5 था तब मल्टीप्लायर कितना निकाला था हमने? 2। फिर उसके बाद 1 माइनस, फिर मैंने MPC क्या लिया था? 0.8। तो MPS कितना आया था? 0.2। तो MPC जब 0.8 था, MPS जब 0.2 था, तब मल्टीप्लायर आया था 5। अब अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। MPC अगर 0.5 है तो मल्टीप्लायर 2 है, MPS अगर 0.5 है तो मल्टीप्लायर 2 है। MPC 0.5 से मैंने बढ़ा दिया तब मल्टीप्लायर भी बढ़ गया, और MPS मैंने 0.5 से कम कर दिया तो मल्टीप्लायर क्या हो गया? बढ़ गया। इट मीन्स डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके साथ? MPC के साथ, और MPS के साथ इनडायरेक्ट है। मोर MPC means more multiplier, less MPS means more multiplier, vice versa, सिंपल। क्लियर हो गया ये आपको? समझ में आ गया मल्टीप्लायर का इफेक्ट? तो इस चैप्टर में हमने क्या किया? शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम अप्रोच किया, AD इज इक्वल टू AS किया, उसी के साथ हमने I इज इक्वल टू S किया, फिर मैंने आपको मल्टीप्लायर का मीनिंग भी समझा दिया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। कि अभी तो मैंने क्या किया कि हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम ये करेंगे कि अगर AS परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, जितना हमारी कैपेसिटी थी, अगर आप उससे ज़्यादा डिमांड कर रहे हो या आप उससे कम डिमांड कर रहे हो तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे, वो प्रॉब्लम्स हम उस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए तो इस चैप्टर में इतना ही था। थैंक यू।